हम लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम स्टडी कर रहे थे, उपभोक्ता संतुलन। और क्या होता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, क्या क्या इसकी अजम्पशंस हैं, मान्यताएं हैं, और क्या क्या इसकी शर्तें हैं, कंडीशंस हैं कंज्यूमर्स की इक्विलिब्रियम की, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया था। आज हम स्टडी करेंगे चेंजेस इन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यानी कि उपभोक्ता संतुलन में परिवर्तन के बारे में। उपभोक्ता संतुलन में परिवर्तन को हम 3 प्रभावों से स्टडी करेंगे, यानी कि कब कब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में चेंजेस होता है उसके लिए हम 3 इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। पहला है इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी कि आय पर अगर प्रभाव पड़ता है तो उपभोक्ता को जो संतुलन है उसमें कैसे चेंजेस होते हैं, कीमत का क्या प्रभाव पड़ता है संतुलन पर, और प्रतिस्थापना का क्या प्रभाव पड़ता है संतुलन पर। इन 3 इफेक्ट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। आज जो डिटेल में मैं आपको बताऊंगी वो है इनकम इफेक्ट एंड चेंजेस, आय प्रभाव एवं परिवर्तन। आय प्रभाव एवं परिवर्तन को समझने के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो ज़रूरी चीज़ है, वो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि इनकम इफेक्ट क्या होता है, या आय प्रभाव है क्या। आय प्रभाव को हम एक फिगर से समझेंगे, रेखा चित्र से समझेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए कि आय प्रभाव क्या है। तो अगर वस्तुओं के मूल्य में, यानी कि प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स, और जो उपभोक्ता की रुचियां हैं और पसंदगी क्रम है, यानी उसके जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, वो स्थिर रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, और मौद्रिक आय में चेंजेस हो जाते हैं, यानी कि अगर मॉनेटरी इनकम जो है कस्टमर की, कंज्यूमर की, उपभोक्ता की, उसमें अगर परिवर्तन होता है, उन चेंजेस की वजह से अगर मांग में परिवर्तन होता है, डिमांड में चेंज होता है, तो उससे जो प्रभाव होता है उसे आय प्रभाव कहते हैं। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, वस्तुओं के मूल्य, उपभोक्ता की रुचियां और पसंदगी क्रम स्थिर रहने पर उसकी मौद्रिक आय में परिवर्तन के फलस्वरूप, मांग में जो परिवर्तन आते हैं उन्हें आय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आप लिख सकते हैं कि इफ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स रिमेन कांस्टेंट and due to changes in monetary income, if there are changes in demand, then that is income effect. इसको एक फिगर से हम लोग समझते हैं। इस फिगर में देखिए, एक्स एक्सिस पर एक्स वस्तु को बताया गया, एक्स प्रोडक्ट, और जो वाई एक्सिस है ओ वाई, उस पर हमने बताया वाई प्रोडक्ट को, वाई वस्तु को। अब जो एक्स और वाई प्रोडक्ट है, उन वस्तुओं के जो मूल्य है, प्राइस है, या दी हुई जो मॉनेटरी इनकम है, वो कहाँ शो होती है? P1L1। P1L1 क्या है? हमारी बजट लाइन है, या हम इसको प्राइस लाइन भी कह सकते हैं, मूल्य रेखा भी कह सकते हैं। इस पर देखिए, जब x और y वस्तुओं के दिए हुए मूल्य और जो दी हुई मौद्रिक आय है वो किससे शो हो रही है? P1L1 से प्रकट होती है, शो होती है। अब जब P1L1 हमारी प्राइस लाइन है, तो इंडिफरेंस कर्व कौन सा है उपभोक्ता का? उदासीनता वक्र, ये है IC1। इस IC1 के Q1 पॉइंट पर, Q1 बिंदु पर जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, वो इक्विलिब्रियम पर है। और वो क्या करता है इस पॉइंट पर? एक्स प्रोडक्ट की, एक्स वस्तु की OM1 मात्रा लेता है, क्वांटिटी लेता है, और वाई वस्तु की ON1 क्वांटिटी परचेज करता है। अब सपोज हम ये मानते हैं कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है। जब उसकी इनकम बढ़ती है, आय में वृद्धि होती है, तो वो जो ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं उनकी अधिक मात्रा खरीद सकता है। इससे क्या होगा
कि जो उसकी बजट लाइन है, प्राइस लाइन है, वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी और पहली जो प्राइस लाइन है P1L1 उसके पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी वो हो जाएगी P2L2। ये नई बजट लाइन हो जाएगी, नई प्राइस लाइन हो जाएगी। अब इस P2L2 लाइन पर जो उसका IC कर्व है वो क्या है, IC कर्व IC2 है और उसको इक्विलिब्रियम कब मिल रहा है, इक्विलिब्रियम Q2 पॉइंट पर प्राप्त हो रहा है। उसको साम्य उसको मिल रहा है Q2 पॉइंट पर। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर या हम कहें इस साम्य के बिंदु पर Q2 पर वह x की OM2 मात्रा परचेज करता है और y की कितनी परचेज करता है, y की ON2 मात्रा परचेज करता है। इस प्रकार जो कंज्यूमर है इनकम बढ़ने पर एक्स प्रोडक्ट और वाई प्रोडक्ट दोनों की अधिक क्वांटिटी को परचेज करता है, अधिक मात्रा का क्रय करता है और जो ऊंचा उदासीनता वक्र है, ऊपर वाला IC कर्व है, उस पर संतुलन की स्थिति में होने के कारण अधिक संतुष्टि प्राप्त करता है। अब इसी तरह यदि उसकी आय में और वृद्धि होती है तो बजट लाइन जो है, प्राइस लाइन है, वो शिफ्ट होके क्या हो जाती है, वो हो जाती है P3L3 और उपभोक्ता उदासीनता वक्र IC3 पर चला जाता है, इंडिफरेंस कर्व IC3 पर चला जाता है और उसको साम्य कहाँ मिलता है, इक्विलिब्रियम Q3 पॉइंट पर। इस Q3 पॉइंट पर Q2 की तुलना में कंपेयर करते हैं हम अगर, तो Q2 के कंपैरिजन में उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की ज़्यादा क्वांटिटी परचेस कर रहा है, अधिक मात्रा परचेस कर रहा है और उसको अधिक सेटिस्फैक्शन मिलता है इस पॉइंट पर। अब अगर उसकी इनकम और बढ़ जाती है तो उसकी बजट लाइन हो जाती है P4L4 और उसका IC कर्व क्या हो जाता है, उदासीनता वक्र, ये हो जाता है IC4। अब IC4 के Q4 पॉइंट पर उसे इक्विलिब्रियम मिलता है, साम्य मिलता है उसको। यहाँ पर वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होता है या साम्य में होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता आय बढ़ने पर ऊंचे उदासीनता वक्र पर चला जाता है, हायर इंडिफरेंस कर्व पर चला जाता है और अधिक संतुष्टि प्राप्त करता है। और जब हम ये जो डिफरेंट संतुलन के बिंदु है ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है, इनको ऐड करते हैं, देखिए Q1 Q2 Q3 Q4, इनको मिला देते हैं और एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हमें जो लाइन मिलती है उसको हम कहते हैं ICC, इनकम कंजम्पशन कर्व, आय उपभोग रेखा। आय उपभोग रेखा वस्तुओं की मांग पर आय प्रभाव की व्याख्या करती है। ICC कर्व क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि कमोडिटीज़ की जो डिमांड है उसके ऊपर इनकम का क्या इफेक्ट पड़ता है। और ये लाइन हमें कैसे मिली, ICC कर्व कैसे प्राप्त हुआ हमें, जब हमने Q1 Q2 Q3 और Q4 को मिला दिया और एक लाइन खींच दी। अब देखिए जो इनकम का इफेक्ट है, आय का प्रभाव हम स्टडी कर रहे हैं। आय का जो प्रभाव है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अब जब उपभोक्ता अपनी इनकम में वृद्धि के कारण किसी वस्तु की अधिक मात्रा परचेस करता है ना, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई और वो कुछ किसी वस्तु की अधिक मात्रा परचेस कर रहा है, तब इनकम इफेक्ट क्या होगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव कहलाता है वो। जो जनरल गुड्स होते हैं, सामान्य वस्तुएं होती है, उनके लिए इनकम इफेक्ट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जैसा कि हमने इस फिगर में स्टडी किया। इसमें क्या है, दोनों वस्तुओं पर आय का प्रभाव पॉजिटिव है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वो ज़्यादा ज़्यादा खरीद रहा है। अब आय प्रभाव जब पॉजिटिव होता है तो जो ये ICC कर्व है, आय उपभोग रेखा, ये केवल ऊपर की ओर चढ़ती हुई होती है, परंतु सभी वस्तुओं के लिए आय प्रभाव हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है। कुछ ऐसे गुड्स भी होते हैं, प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिनके लिए आय का प्रभाव क्या होता है, नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। जब उपभोक्ता आय बढ़ने पर किसी वस्तु की कम मात्रा परचेज करता है तो ऐसी वस्तुओं की मांग पर आय प्रभाव ऋणात्मक कहलाता है, नेगेटिव कहलाता है। जनरली क्या होता है कि जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं या निम्न कोटि के जो गुड्स होते हैं या जिन्हें हीन वस्तुएं कहते हैं, उसकी मांग पर आय का प्रभाव हमेशा नेगेटिव होता है। आय बढ़ने पर उपभोक्ता क्या करता है, कुछ वस्तुओं को हीन समझने लगता है और वह इनके स्थान पर क्या करता है, हमेशा कुछ अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं क्रय करने लगता है।
तो क्या होता है, जो हीन और घटिया वस्तुओं की मांग है आय बढ़ने पर घट जाती है। इसको हम फिगर से समझ सकते हैं। देखिए, जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं, निम्न कोटि के होते हैं या जिन्हें हीन वस्तुएं कहा जाता है, उनका जो इनकम कंजम्पशन कर्व है, आय उपभोग रेखा, इसका जो स्लोप होता है वो एक बिंदु के बाद नेगेटिव हो जाता है। इस फिगर में आप देखिए, आईसीसी कर्व का स्लोप ऐसे ऊपर उठ रहा है और उसके बाद नीचे की तरफ जा रहा है। अगर इस फिगर में हम देखेंगे तो Q1 पॉइंट तक तो ये बढ़ रहा है। देखिए, Q2 में भी बढ़ा है ये, लेकिन आईसीसी कर्व का जो ढाल है, जो स्लोप है, Q2 पॉइंट के बाद नेगेटिव हो जाता है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि Q2 पॉइंट के बाद उपभोक्ता की, कंज्यूमर की इनकम बढ़ने पर वह वाई वस्तु की कम मात्रा लेता है, वाई वस्तु की कम मात्राएं परचेस करता है। अर्थात इस पॉइंट के बाद, Q2 पॉइंट के बाद, वाई वस्तु उसके लिए क्या हो गई है? हीन हो गई है, निम्न कोटि की हो गई है। इसके बाद वो देखिए, एक्स वस्तु की ही ज़्यादा क्वांटिटी परचेस कर रहा है। Q3 ली इसने, फिर Q4, यहाँ पर इक्विलिब्रियम मिला उसे, फिर Q5। तो एक वस्तु की मात्रा तो वो ज़्यादा परचेस कर रहा है, लेकिन एक पॉइंट के बाद वाई वस्तु की वो, क्योंकि वो उसको निम्न कोटि की समझता है, हीन समझता है, इसलिए वाई वस्तु की क्वांटिटी को वो छोड़ देता है, कम कर देता है और एक ही प्रोडक्ट की क्वांटिटी को ज़्यादा परचेस करता है। तो इस प्रकार क्या हो गया, यहाँ पे आईसीसी कर्व का जो स्लोप है नेगेटिव हो गया। ये कब होता है? जब गुड्स इन्फीरियर होते हैं, जब कस्टमर कुछ प्रोडक्ट्स को इन्फीरियर समझने लग जाता है, उनकी क्वांटिटी कम परचेस करता है और दूसरे क्वांटिटी की, प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा परचेस करता है। यहाँ पर एक्स वस्तु की ज़्यादा मात्रा परचेस कर रहा है उपभोक्ता और वाई वस्तु की कम मात्रा का उपभोग कर रहा है। अब इसी प्रकार अगर हम इस फिगर में देखते हैं तो देखिए, यहाँ पर भी क्या हो रहा है? आईसीसी कर्व नेगेटिव हो गया है ना। जो आय उपभोग रेखा है, इसका जो स्लोप है, ढाल है, वो Q2 पॉइंट के बाद नेगेटिव हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। अभी क्या बताता है यहाँ पर देखिए, पहले तो Q1 पॉइंट पर जब उसको इक्विलिब्रियम मिल रहा था कंज्यूमर को, इस साम्य के बिंदु पर एक्स वस्तु की प्रोडक्ट भी ज़्यादा ले रहा था वो, वाई का प्रोडक्ट भी ज़्यादा ले रहा था, परचेस कर रहा था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? जैसे ही Q2 पॉइंट पर वो पहुँचता है, वो एक्स वस्तु की कम मात्राएं परचेस करता है। Q2 के बाद, इस पॉइंट के बाद, एक्स वस्तु उसके लिए क्या हो गई है? निम्न कोटि की वस्तु बन जाती है या हीन वस्तु बन जाती है। इसलिए आगे आप देखिए, जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ रही है, वो एक्स वस्तु की कम मात्रा ले रहा है और वाई वस्तु की मात्रा ज़्यादा ले रहा है। एक प्रोडक्ट उसके लिए हीन हो गया है, उसको वो हीन समझ रहा है, इन्फीरियर समझ रहा है, इसलिए एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम परचेस कर रहा है, दूसरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा ले रहा है। और जब हम इन साम्य के बिंदुओं को, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को ऐड करते हैं या जोड़ते हैं, हम जिसे कहते हैं, जोड़ के एक लाइन बनाते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हमें मिलता है आईसीसी कर्व। और ये आईसीसी कर्व का स्लोप क्या है? नेगेटिव स्लोप है। तो इन जनरल इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि जो जनरल गुड्स है, सामान्य वस्तुएं हैं, उनके लिए जो इनकम का इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। और जब ये इनकम का इफेक्ट पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, तब इनकम कंजम्पशन कर्व, आय उपभोग रेखा क्या होती है? केवल ऊपर की ओर उठती है। देखिए इस फिगर में, यहाँ जो ये आईसीसी कर्व है, ये ऊपर की ओर ही उठ रहा है। लेकिन क्या होता है कि जब घटिया या निम्न कोटि, जिसे हम कहते हैं इन्फीरियर गुड्स या निष्कृष्ट वस्तुएं होती है, तो उस पर इनकम का इफेक्ट क्या होता है? नेगेटिव होता है। और जिन प्रोडक्ट्स के लिए, जिन वस्तुओं के लिए इनकम इफेक्ट या हम कहें आय का प्रभाव ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है, वहाँ पर जो इनकम कंजम्पशन कर्व है, आय उपभोग रेखा है, उसका ढाल भी क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। जैसे कि हमने दूसरे दो कर्व्स में स्टडी किया था। इसको एक बार फिर से देखिए। जहाँ इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है तो आईसीसी कर्व का स्लोप ऊपर की ओर बढ़ते हुए है, लेकिन इन्फीरियर गुड्स के केस में आईसीसी कर्व का स्लोप क्या है? नेगेटिव है।
हमने दो फिगर्स में इसको समझा। इस ऊपर वाले फिगर में क्या हो रहा है, एक्स वस्तु की मात्रा ज़्यादा परचेज कर रहा है कंज्यूमर, जब उसकी इनकम बढ़ रही है वाई को वो इन्फीरियर समझता है, वाई की क्वांटिटी कम परचेज करता है। एक और फिगर में हमने देखा था इसको, इसमें भी आईसीसी कर्व का स्लोप क्या है, नेगेटिव है। इसमें क्या कर रहा है वो, इस फिगर में देखिए दो प्रोडक्ट्स ही हैं, एक्स वस्तु वाई वस्तु। यहाँ पर वाई की क्वांटिटी ज़्यादा परचेज कर रहा है और एक्स की वस्तु की जो मात्रा है वो उसको कम परचेज कर रहा है, उसको वो हीन समझ रहा है। तो इस तरह से जब नेगेटिव स्लोप होता है इसका मतलब है कि वो कुछ प्रोडक्ट्स को इन्फीरियर समझता है, उनकी क्वांटिटी को कम परचेज करता है, दूसरी प्रोडक्ट की ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करता है उसके इनकम में चेंजेस आने पर। तो ये था इनकम इफेक्ट। हमने इसको नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स दोनों के एग्जाम्पल के साथ समझा।